हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे थर्मोडायनेमिक का थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक, ठीक है, बीटेक थर्ड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक, उसमें हमारी यूनिट 4 चल रही है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में कि हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट है क्या, और जूल थॉमसन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक कोफिशिएंट निकल के आया था। उसके अकॉर्डिंग क्या निकल के आया था? कोफिशिएंट निकल के आया था। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, क्लास की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में, कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं और कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, मतलब लास्ट हमारी जो प्रीवियस यूनिट थी हमने उनमें डिस्कस किया था कि अगर मैं किसी भी गैस को या किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करता हूं, ठीक, कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही लो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें इट इज रिलेटेड टू द थ्रोटलिंग डिवाइस। कहने का मतलब क्या, ये हमारा रिलेट करता है किससे? थ्रोटल डिवाइस से रिलेट करता है। तो आपने देखा होगा थ्रोटलिंग डिवाइस हमें डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि हमारा कैपिलरी ट्यूब होती है, एक्सपेंशन वॉल्व होता है। तो वो सब हमारे क्या होते हैं? थ्रोटलिंग डिवाइस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी गैस को या कोई भी लिक्विड को उसके अंदर से हम गुजारते हैं, और गुजारने के बाद या पास कराते हैं। पास कराने से क्या होता है, उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और प्रेशर डिक्रीज करने से उसका टेम्परेचर भी ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अगर मैं कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी गैस है, लिक्विड है, कुछ भी है, ठीक है, अगर मैं उसको किसी भी थ्रोटल डिवाइस के थ्रू पास कराता हूं, तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, उसका प्रेशर हमारा डिक्रीज कर जाता है, और प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाता है। तो वही इसमें हम डिफाइन करेंगे कैसे हम अपने प्रेशर को, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर के साथ साथ हमारा प्रेशर बढ़ेगा। और उसके डिफरेंट यहाँ पे हम डिफरेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंथैल्पी की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंथैल्पी को कांस्टेंट रखकर अपने गैस का प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, उससे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट हम एंथैल्पी को लेते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लीजिए कोई भी मेरा एक थ्रोटलिंग डिवाइस है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी थ्रोटलिंग डिवाइस है, इसके एंटर पे जो मेरी एंथैल्पी है डेट इज द H1, और आउटलेट पे जो मेरी एंथैल्पी होगी डेट इज द H2। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरी H1 होगा वो क्या होगा, H2 होगा बाय द थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो हमने जैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमारी कैसी होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट रहती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है फॉर द थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारी जो एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पी को लेकर उसमें से गैस को हम या लिक्विड को उसके अंदर से पास कराएंगे, और देखेंगे कि हमारा जो प्रेशर है और वो टेम्परेचर पे कैसा वेरिएशन करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कोई भी मेरा एक पोरस प्लग है, मान लीजिए कोई भी एक हमारा पोरस प्लग है। ठीक है, पोरस प्लग का मतलब क्या होता है कि एक हमारा डिफरेंट टाइप का एक मतलब एक एक्सपेंशन डिवाइस ही होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को उसके अंदर से गुजारते हैं और वहां पे उसका प्रेशर को ड्रॉप करता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करता हूं, प्रेशर को डिक्रीज करता तो मेरा टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मेरी इंक्रीज कर जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा जो नोजल होता है, नोजल एक ऐसा डिवाइस होता है जब ये क्या करता है कि हमारा जो प्रेशर को तो डिक्रीज करता है, मतलब प्रेशर को डिक्रीज करता है और अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो कहीं पर भी हमको वेलोसिटी इंक्रीज करनी होती है, बढ़ानी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नोजल का यूज करते हैं। तो नोजल एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है लेकिन प्रेशर को डिक्रीज करता है। तो इसी के थ्रू हम, आपने देखा होगा जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अंदर से हम कोई भी रेफ्रिजरेंट को गुजारते हैं, इन द टर्म ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। अगर मैं रेफ्रिजरेंट की बात करूं, आप पढ़ोगे आपका ना HMT और RRC में, ठीक है, रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ के आओगे बीटेक फर्स्ट ईयर में, एक आपकी यूनिट होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक में रेफ्रिजरेशन की। ठीक है,
तो उसमें पढ़ा होगा आपने कैपिलरी ट्यूब के बारे में कि हमारी कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, जिसमें उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है लेकिन उसका डायमीटर कम होता है। तो कम डायमीटर में और लेंथ ज्यादा में अगर मैं उसके अंदर से कोई भी रेफ्रिजरेंट को पास कराता हूं तो रेफ्रिजरेंट को पास कराने से वहां पे क्या होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीमेंट कर जाती है लेकिन वहां पे उसका प्रेशर घट जाता है। तो तब अगर हम किसी का प्रेशर को घटाते हैं, कहने का मतलब क्या है, किसी के प्रेशर को घटाते तो वहां पे हमारा टेम्परेचर भी घट जाता है। तो यही हमारा यहाँ पे इस थ्रोटलिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जूल थॉमसन कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मान लीजिए कोई भी मेरा एक मान लीजिए कोई भी मेरे एक पोरस इक्विपमेंट है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, अपने फ्लूइड को फ्लो करा रहा हूं, अपने फ्लूइड को फ्लो करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेरा क्या है, एक मेरा ये पोरस लगा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक हमारा इसके अंदर एक इक्विपमेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोरस प्लग कह रहे हैं। दिस इज द पोरस प्लग। ठीक है, दिस इज द पोरस प्लग जो क्या करता है यहाँ पे इसके प्रेशर को डिक्रीज करेगा। मान लीजिए इसके एंटर पर हमारा जो प्रेशर था डेट इज द P1 और इसका टेम्परेचर था T1 और एग्जिट पे मेरा प्रेशर था T2 और टेम्परेचर था T2। ओके, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एग्जिट और दिस इज द इनलेट, दिस इज द एग्जिट और दिस इज द इनलेट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, किसी भी मान लीजिए, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा म्यू होता है। म्यू बराबर हमारा क्या होता है, डेल डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी, एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी। दिस इज द हमारा क्या होता है, हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। इसको हम बाय द प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट की, तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, इन द चेंज ऑफ प्रेशर एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड द हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं इनलेट कर रहा हूँ किसी भी, मतलब मान लीजिए एक कोई गैस है, उस गैस को मैं इसके अंदर से इनलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पोरस प्लग लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, वहां पे उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, और वहां पे हमारा क्या हो रहा है, एग्जिट पॉइंट पर उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैं अगर एक प्लॉटिंग डायग्राम बना के आपको बताऊं कि मेरा प्लॉटिंग डायग्राम क्या है, अगर प्लॉटिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, मान लीजिए ठीक है, तो हम इसको एक प्लॉटिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए मेरा टेम्परेचर है ये, दिस इज द टेम्परेचर और दिस इज द प्रेशर। ओके, दिस इज द प्रेशर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका हमने आपको बताया था कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी सेम रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी को लेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, किसी भी प्रेशर को, किसी भी प्रेशर, किसी भी गैस को अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, कंप्रेस करने से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए कोई भी मेरा एक यहाँ पे मेरी कोई गैस है जिसका वहां पे एंथैल्पी क्या है, मेरी कांस्टेंट है, एंथैल्पी इज द कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे देखो प्रेशर, प्रेशर इधर क्या करेगा, बढ़ेगा,
इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मैं प्रेशर को इधर से मतलब इसको उल्टी साइड से प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस साइड से मैं प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ पे इसका देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने पे एक पॉइंट मेरा ऐसा आ रहा है जहां पे टेम्परेचर मेरा हाई होता है, और हाई होने के बाद क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, अगर मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करूं तो उसमें एक हमारा कंडेंसिंग डिवाइस होता है, जो क्या करता है, हमारे स्टीम को कंडेंस करता है। जो हमारी हमारी जो गर्म स्टीम होती है उसको कंडेंस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसको ठंडा करता है। तो वहां उसको ठंडा करने के बाद हम उसको प्रोवाइड कराते हैं एक्सपेंशन वॉल में, थ्रोटलिंग डिवाइस में, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होती है, जिसके अंदर से हम उस रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। तो वहां पे रेफ्रिजरेंट फ्लो कराने के मतलब जब उसको रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ हाई रहता है, लेकिन थ्रोटलिंग डिवाइस के बाद उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर को बढ़ाने के बाद जब इसको प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, किसी भी लिक्विड का अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इन द टर्म ऑफ यू कैन सी इन द आईसी इंजन, जैसा आपने देखा होगा आईसी इंजन में हम फ्यूल को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो फ्यूल को कंप्रेस करने से क्या होता है कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे हमारा क्या करते हैं, फ्यूल, हमारा जो फ्यूल होता है वो कंबशन होता है। ठीक है, इन द कंबशन चैम्बर वी आर इग्नाइट द फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर। तो हमारा वहां पे क्या करते हैं कि फ्यूल को कंप्रेस करते हैं। फ्यूल को कंप्रेस करने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है, और प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद हम उसका क्या करते हैं, वहां पे कंबशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के थ्रू यहाँ पे हम क्या करें, किसी भी गैस का मैं प्रेशर को घटा रहा हूं तो प्रेशर घट रहा है, सॉरी प्रेशर को बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर मेरा क्या है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम क्या करें, प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, वहां पे हम उसको वेरी कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। तो टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, डिक्रीज करने लग जाएगा। तो एक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी, जहां पे मेरी एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है, उस एंथैल्पी कांस्टेंट को जब मैं वेरिएशन कराता हूं तो उसमें क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में, मेरे थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जब मेरा यहाँ पे, जैसे कि ऊपर मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि डायग्राम में क्या है यहाँ पर मेरा, कि एक मेरा मान लीजिए कोई भी पोरस प्लग मैंने इसके अंदर लगा रखा है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेरा ज्यादा है, प्रेशर भी मेरा यहाँ पे कुछ ज्यादा है, लेकिन जब मैंने इसको इधर एग्जिट पॉइंट पर निकाला तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। तो इसके इनलेट पे तो मेरा टेम्परेचर कुछ ज्यादा था, कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आए जहां पे मेरा टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गया है। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी मेरा डिक्रीज कर रहा है और मेरा प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा प्रेशर कितना, 0 है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा प्रेशर कितना है, 0 है, और इस कंडीशन में मेरा प्रेशर कितना मान लीजिए 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस जैसे जैसे इसका हम प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब टेम्परेचर भी हमारा बढ़ रहा है, बट लेकिन क्या है, एट द पॉइंट हमारा प्रेशर जो टेम्परेचर है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा टर्म हो गया, एक हमने एक एंथैल्पी का मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू लेके हमने एंथैल्पी को वहां पे इसको कंप्रेस कराया। अब बात करते हैं किसी दूसरी एंथैल्पी को लेके, हमने कोई सी दूसरी एंथैल्पी को ली और फिर उसके बाद हमने इसको कंप्रेस कराया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा एक प्लॉट डायग्राम हुआ, यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा इस तरीके से, फिर हमने तीसरा लिया, तीसरे को भी हमने इस तरीके से प्लॉट कराया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारे तीनों ही लाई करते हैं, जहां पे हमारा तीनों लाई करते हैं, और यहाँ पे हम एक इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि जब मैं किसी भी प्रेशर को घटा रहा हूं तो उसका टेम्परेचर भी मेरा घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। तो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, 1 2 3, इसको क्या मान लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहां पे ये लाइन हमारी आ रही है, यहाँ पे हमारी जो लाइन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन लाइन। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन्वर्जन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्जन, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन लाइन कहते हैं। इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इन्वर्जन लाइन कहते हैं। यहां पर हमारा टेम्परेचर थोड़ा मैक्सिमम होता है, और इन वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इन्वर्जन पॉइंट। इसको क्या कहेंगे, इन्वर्जन पॉइंट, इन्वर्जन पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला जो पॉइंट है, ये सब हमारे क्या है, इन्वर्जन पॉइंट है।
ये क्या है स्टूडेंट, हमारे इन्वर्जन पॉइंट है। तो इन दिस कंडीशन यू हैव सीन इन दिस एरिया, यहाँ पे क्या है मेरा टेम्परेचर है, तो यहाँ पे मेरे मतलब हीटिंग यहाँ पे हमारा क्या है, हीटिंग डिवाइस है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हीटिंग रीजन हो गया। क्या हो गया, हीटिंग रीजन हो गया। लेकिन जब यहाँ पे मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, जो हमारा कहां पे जाता है, इवेपोरेटर में जाता है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कूलिंग रीजन हो गया। दिस इज द कूलिंग रीजन। क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे कूलिंग रीजन हो गया। तो हीटिंग रीजन हो गया मेरा, कूलिंग रीजन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लॉट के डायग्राम करेंगे। यहाँ पे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या था, कि इट स्टेट दैट it state that the change of temperature, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, द चेंज ऑफ टेम्परेचर with change of with respect to change of with change of temperature with respect to change of pressure with change of pressure during an isenthalpic process, isenthalpy का प्रोसेस मतलब क्या होता है, जहां पे हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इट स्टेट दैट द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग एन आइसेंथैल्पी प्रोसेस एट द कांस्टेंट एंथैल्पी at the constant enthalpy, ठीक है, at the constant enthalpy। तो it at the constant enthalpy, तो कहने का मतलब क्या है कि इट स्टेट दैट द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग एन आइसेंथैल्पी प्रोसेस एट द कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है, तो इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारा जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि म्यू बराबर हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी। दिस इज द formula, this is the coefficient of the Joule Thomson, अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारी वेरी करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो जूल थॉमसन होता है वो कैसे कैसे वेरी करता है, वो कैसे कैसे वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस रीजन में, बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एट द इन्वर्जन लाइन, एट द इन्वर्जन पॉइंट पे मेरा जो कोफिशिएंट होगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होगा, वो इक्वल होगा जीरो के। अगर मैं अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा जो हमारा कोफिशिएंट होगा, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा जो कोफिशिएंट होगा वो लेस देन होगा जीरो से। क्या होगा, लेस देन होगा जीरो से। अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में मेरा जो हमारा कोफिशिएंट होगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, दैट विल बी ग्रेटर देन ऑफ द जीरो, तो हम इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको, इफ अगर मेरा म्यू कैपिटल है जीरो से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहां पे अगर हमारा म्यू कैपिटल है जीरो से, तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीजिंग
ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो मेरा यहां पे क्या होगा, अगर मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो मेरे वहां पे म्यू की जो वैल्यू होगी, देयर इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो जीरो से कैसे होगी, बड़ी होगी। अगर अगर मेरे म्यू की वैल्यू जीरो है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, देन टेम्परेचर विल बी सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर रिमेन, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेरा कहां पर होगा, देयर विल बी द इन्वर्जन पॉइंट। तो इन्वर्जन पॉइंट पर मेरा जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इन्वर्जन लाइन होगा, इन्वर्जन पॉइंट होगा, इन्वर्जन लाइन से जो हमारा, इन्वर्जन लाइन से जो हमारे कर्व हमारे यहाँ पे अटैक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो दैट इज द इन्वर्जन पॉइंट, दैट इज द इन्वर्जन पॉइंट। तो इन्वर्जन पॉइंट पे हमारा जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है। उसकी वैल्यू कैसी होती है स्टूडेंट, जीरो होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है। अगर मेरा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट लेस देन है जीरो से, तो कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मेरा जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, देन द कोफिशिएंट ऑफ द जूल थॉमसन विल बी डिक्रीजिंग, विल बी डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारे पॉइंट होते हैं वो हमारे, जो हमारे इन्वर्जन लाइन पे एक पॉइंट हमको मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन पॉइंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्जन पॉइंट, एंड दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट जूल थॉमसन कोएफिशिएंट वैल्यू विल बी जीरो। तो इस कंडीशन पे हमारी जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो हमारी कैसी होती है, जीरो होती है। तो हमारे इन्वर्जन पॉइंट पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट कौन सी होती है, जीरो होती है। क्या होती है हमारी, जीरो होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन पॉइंट भी कहते हैं, इन्वर्जन स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इन दिस जो इन्वर्जन स्टेट हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर मिल रहा है उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इधर की साइड में मेरा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, दैट इज द कूलिंग रीजन। अगर मेरे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज द हीटिंग रीजन, दैट इज द हीटिंग रीजन। तो ये जो हमारा मोस्टली जो हम इसको यूज करते हैं वो हमारा करते हैं किसमें, एज ए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, दैट इज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें एक थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेंट को फ्लो कराते हैं। जब मेरा थ्रोटलिंग डिवाइस के एक एंड पर, मतलब एंटर वाले पॉइंट पर, तो मेरा प्रेशर भी ज्यादा होता है और मेरा टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। लेकिन जब वो थ्रोटलिंग डिवाइस से आगे की तरफ निकल जाता है तो थ्रोटलिंग डिवाइस में मैंने एक हमारा पोरस प्लग हमने यूज कर रखा है जो क्या कर रहा है, वहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, उसके प्रेशर को भी डिक्रीज कर रहा है। तो मेरा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, या प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका टेम्परेचर वेरिएशन को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन को डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमने जो एंथैल्पी ली है किसी भी सब्सटेंस की वो हमने कांस्टेंट ली है, और थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो हमारी एंथैल्पी होती है वो हमारी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ना तो हम वहां पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना ही हम उसको कोई वर्क देते हैं जिससे कि वो काम करे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है तो हमारा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ना तो कोई उसको वर्क देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ना ही हमारा टेम्परेचर का कोई इंटरफ्रेंस होता है, मतलब टेम्परेचर का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो एंथैल्पी होती है दैट विल बी कांस्टेंट। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि हम अगर प्रेशर को कितना बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कितना वेरी करता है, या टेम्परेचर कितना इंक्रीज करते हो तो वहां पे प्रेशर कितना वेरी करता है। इसके आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट, एक वैल्यू को निकाला। दिस इज द
जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो इनके एक्सपेरिमेंट से हमारी एक इक्वेशन निकल के आई, जो इक्वेशन हमारी क्या है स्टूडेंट, दिस इज द म्यू इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी, एट द कांस्टेंट ऑफ द एंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ और टॉपिक हमारे रह जाते हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर मैं बात करूं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहां पे देखेंगे स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वॉल्यूम को एक्सपेंस कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन दिस कंडीशन वी हैव टू वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द, मतलब कहने मतलब यहाँ पे वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर पर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मतलब गैस को, किसी भी गैस की वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं एट द कांस्टेंट ऑफ द प्रेशर पर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके डायग्राम की, अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर पर, तो मतलब यहाँ पे बात करते हैं वीटी डायग्राम की। तो वीटी डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, तो मैं बात करता हूँ पहले कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। तो इसका एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसका स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम फॉर्मूला होता है हमारा बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बी dv upon dt, dv upon dt at the constant of the pressure, at the constant of the pressure. This is the formula of the coefficient of volume expansion, this is the formula of the coefficient of volume expansion, ठीक है। where beta is the, where beta is the coefficient of volume, where beta is the coefficient, where beta is the coefficient of volume, okay, coefficient of volume। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्लॉट डायग्राम करेंगे V और T के बीच में, किसमें, V और T के बीच में। तो आप जानते हो कि हमारा जो प्रेशर कांस्टेंट होती है, उनकी लाइन कैसी बनती है, इस तरीके से बनती है। जो हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है उसकी लाइन किस तरीके से बनती है, इस तरीके से बनती है, ठीक है। वेयर प्रेशर इज द कांस्टेंट, प्रेशर क्या है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो इन दिस कंडीशन वी हैव सीन, देन वी आर एक्सपेंड द वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। इन दिस कंपैरिजन वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम स्लोप ड्रॉप करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर होगा वो वेरी करेगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसके, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस पॉइंट पर, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको वेरी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, देयर इज द V1 और देयर इज द T1, यहाँ पे क्या होगा, V1 और T1 होगा। अगर मैं इस वाले प्लॉट पे डायग्राम करता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा V2 दैट इज द T2। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अगर मैं अपने वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर क्या कर रहा है, घट रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, घट रहा है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब मान लीजिए कोई मेरा बर्तन है और उस बर्तन का वॉल्यूम मेरा एक कांस्टेंट वॉल्यूम है और उसके अंदर मैंने गैस को भर रखा है, गर्म कर रखा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि उसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वहां पे क्या होगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो एरिया बढ़ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो उसके अंदर सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, भाई उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी का वॉल्यूम को एक्सपेंड करता हूं तो वहां पे मेरा टेम्परेचर क्या करता है, घटता है, मेरा टेम्परेचर क्या कर रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम हो रहा था, यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा T1 आ रहा था, अगर मैं और वॉल्यूम को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद मेरा देखो टेम्परेचर घट रहा है, तो टेम्परेचर और घट रहा है मेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब मैं किसी भी सब्सटेंस का
वॉल्यूम को इंक्रीमेंट करता हूं, वॉल्यूम को एक्सपेंड करता हूं, बढ़ाता हूं, तो वहां पे उसका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, घट जाता है। टेम्परेचर क्या घटता है, घट जाता है, और हमारा प्रेशर भी घटता है। तो किसी का भी वॉल्यूम को अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर घटता है, टेम्परेचर और प्रेशर घटता है। पर हमने यहाँ पे क्या करा है, प्रेशर को कांस्टेंट मान के हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज द बीटा इक्वल्स टू 1/b dv अपॉन dt एट द कांस्टेंट ऑफ द प्रेशर, एट द कांस्टेंट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, या हम इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम इन चेंज इन टेम्परेचर per unit volume at the constant of the pressure, at the constant of the pressure। ठीक है, तो हम इसको coefficient of volume expansion it will be defined as the change in press, change in volume in change in temperature with respect to the unit of volume at the constant pressure, that will be equal to the कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो एज द चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय द बी। हम इसको डिनोट करते हैं किससे, बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं बात करूं यहां पे स्टूडेंट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में हमारा क्या होगा, देयर इज द टेम्परेचर इज द कांस्टेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे वेरी करेंगे कि हमारा प्रेशर और प्रेशर में क्या डिफरेंस होगा, प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट डायग्राम करूँ, इसका एक प्लॉट डायग्राम करते हैं कि प्लॉट डायग्राम इसका कैसे होगा। ठीक है, इसका प्लॉट डायग्राम कैसा होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा टेम्परेचर इज द कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका जो हमारा कर्व बनेंगे, इसको इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज द टेम्परेचर इज द कांस्टेंट, टेम्परेचर इज द कांस्टेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात करता हूं मैं किसकी, देयर इज द वॉल्यूम और देयर इज द टेम्परेचर, देयर इज द प्रेशर, देयर इज द वॉल्यूम और देयर इज द प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। अब जो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस करना, किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस करना। तो कंप्रेस कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई किसी भी चीज को मैं कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो कंप्रेस करने से टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, लेकिन हमारा क्या होता है, उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो कंप्रेस करने से मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका प्रेशर को मतलब इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, तो कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, देयर इज द प्रेशर विल बी डिक्रीज, और प्रेशर क्या कर रहा है, उसका डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट, घट रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से प्लॉट करूँ तो देयर इज द, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम तो लिख सकते हैं कि हमारा जो v है वो इन द रेस्पेक्ट ऑफ द p, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द p है। ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द p है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट कर सकते, हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज द k इक्वल्स टू 1/v माइनस के डेल v अपॉन डेल p एट द कांस्टेंट ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे हम क्या करें, इसको कंप्रेस करें तो दैट इज द वैल्यू ऑफ द माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की हमारी वैल्यू निकल गई, माइनस की वैल्यू निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इट विल बी डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड चेंज ऑफ प्रेशर एट द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय द k, इट
इट विल बी डिनोटेड बाय द के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी। एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। अब एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस आर दोस प्रोसेस व्हेन वी आर दैट विल बी नॉट चेंज द हीट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। मान लीजिए कोई भी सिस्टम है और वो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क करने के दौरान वो हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग या सराउंडिंग टू द सिस्टम। जहां पे हीट का हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। और ऐसे सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हमारा हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा, हीट का चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा एंथैल जो हमारी एंट्रोपी होती है दैट विल बी कांस्टेंट। तो इन दिस केस हमारी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो एंट्रोपी की अगर हम बात करूं तो एंट्रोपी यहाँ पे मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इन दिस केस हमारा क्या होगा, एंट्रोपी को अगर मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं, देयर विल बी द एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एंट्रोपी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर कांस्टेंट होगी। एंट्रोपी क्या होगी हमारी स्टूडेंट, यहाँ पर कांस्टेंट होगी। तो इसका जो प्लॉट डायग्राम देखते हैं हम किस में, वीपी में देखते हैं, वीपी में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर विल बी ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो होगा वो भी वेरी नहीं करेगा क्योंकि हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। अगर हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो देयर विल बी टेम्परेचर ऑल्सो कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारा क्या आता है, दैट विल बी इक्वल टू के एस बराबर 1/v डेल v अपॉन डेल p एट द कांस्टेंट ऑफ द एंट्रोपी, एट द कांस्टेंट ऑफ द एंट्रोपी। ठीक है, तो इट विल बी सेम ऑफ द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इट विल बी सेम ऑफ द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है तो देयर विल बी एंट्रोपी इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे केवल हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन थी वो हमारी बच रही थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट, हमारा इसमें एक टॉपिक और बच रहा था, दैट इज द इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो बात करते हैं इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस की। देखो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस होता क्या है। अगर बात करूं किसकी, इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी कोई भी, अगर मान लीजिए मेरा हीट इंजन है और हीट इंजन को मैं कितना इसको इनपुट दे रहा हूँ, इनपुट देने से उसको मुझको जो वर्क डन मिल रहा है दैट इज, तो वर्क डन मिल रहा है। तो इफिशियंसी विल बी वेरी व्हेन वी आर अप्लाइड टू द इनपुट इन द मिनिमम अमाउंट एंड वी आर गेटिंग अप द वर्क इन द मैक्सिमम अमाउंट, दैट वी कैन से द इफिशियंसी इज द मैक्सिमम। कहने मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी हमारी मशीन है, अगर उस मशीन को मैं इनपुट कम दूं और वो आउटपुट मुझको ज्यादा दे, दैट विल बी कॉल्ड द इफिशियंसी, दैट विल बी कॉल्ड द इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जो होती है स्टूडेंट हमारी, इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी हमारी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट मेरा क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, कि मेरा जो वर्क डन मिल रहा है वो मुझको कितना मिल रहा है और इनपुट मेरा कितना होगा वो मेरा कितना होगा। तो हमने इसको डिस्कस कर लेता है इफिशियंसी में, हीट इंजन में, कि अगर मेरा यहाँ पे इनपुट की वैल्यू कम होगी तो इफिशियंसी बढ़ेगी, अगर इफिशियंसी बढ़ेगी तो इनपुट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी मेरी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंजन है और उस इंजन को अगर वो ज्यादा तेल और फ्यूल ज्यादा खर्च कर रहा है, मतलब ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और वर्क डन इतना नहीं दे पा रहा है। अब मान लीजिए कोई मेरी बाइक है, वो बाइक कहीं पे जा रही है, मतलब 10 किलोमीटर दूरी तय करके जा रही है। ठीक है, मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए दो बाइक हैं, वो 10 किलोमीटर दूरी तय करके जा रही हैं। जो पहली बाइक है वो तो ले रही है वहां पे उस दूरी को तय करने के लिए 1 लीटर,
1 लीटर का फ्यूल ले रहा है, और ये ले रहा है 1 मतलब आधा 1.5 लीटर हमारा फ्यूल ले रहा है, कह सकते हैं इसको, ठीक है, 1.5 लीटर फ्यूल ले रहा है। तो यहाँ पे इस वाली बाइक की इफिशियंसी अच्छी होगी या इस वाले की अच्छी होगी? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाली जो बाइक होगी इसकी इफिशियंसी अच्छी होगी। इसकी जो इफिशियंसी होगी, कहने मतलब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अगर मैं बात करूं 1 की जो इफिशियंसी होगी, तो इफिशियंसी ऑफ 1 दैट विल बी ग्रेटर देन द इफिशियंसी ऑफ द 2, ठीक है। तो यहां पे इसको इफिशियंसी से हम डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, इफिशियंसी। तो इट विल बी डिपेंड ऑन द वर्क डन अपॉन इनपुट, कि मुझको ज्यादा वर्क डन मिलना चाहिए, मुझको ज्यादा काम होना चाहिए, और इनपुट में उसको कितना दूं, कम दूं, दैट विल बी कॉल्ड द इफिशियंसी। तो इफिशियंसी तो आप समझ गए। अगर मैं बात करूं किसकी, इफेक्टिवनेस की, किसकी, इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस दैट विल बी डिपेंड ऑन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जैसे कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या दे रहे हैं, उसको वर्क दे रहे हैं, वर्क देने से उसका हमारा जो कंप्रेसर है वो वर्क कर रहा है, लेकिन अगर वो कंप्रेसर मुझको कम कूलिंग प्रोवाइड करे तो वहां पे उसका जो हमारा इफेक्टिवनेस होगा दैट विल बी मिनिमम। हम उसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से भी डिनोट कर सकते हैं, या उसको इफेक्टिवनेस भी कह सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस जो होता है हमारे स्टूडेंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस जो होता है हमारा क्या होता है, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारा स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, अपॉन वर्क इनपुट। कहने का मतलब क्या है कि मैं किसी भी सिस्टम को कितना ही वर्क दूं, बट लेकिन उससे जो मुझको मिलना चाहिए वो मुझको सेटिस्फाइड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी मेरी एसी है, अगर मैं एसी को जितना हम उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, अगर मैं उसको कितना भी इलेक्ट्रिसिटी ले, तो कितना भी इलेक्ट्रिसिटी ले, बट लेकिन मुझको क्या चाहिए, कूलिंग अच्छी चाहिए, मुझको क्या चाहिए, कूलिंग अच्छी चाहिए। तो वो इफेक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, हमारे ऊपर, ठीक है। तो वहां पे कूलिंग का इफेक्ट हमारे ऊपर डाल रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो इफेक्टिवनेस इट विल बी कॉल्ड ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक। तो इसको हम सेकंड लॉ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक हम कह सकते हैं किसको, इफेक्टिवनेस को। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस वर्क इनपुट को मिनिमम वर्क दूं, एक मिनिमम वर्क दूं मतलब कम बिजली दूं, और कम बिजली देने से मुझको ज्यादा कूलिंग प्रोवाइड करे, तो उससे हमारी जो इफेक्टिवनेस होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो उस कंडीशन में मेरा जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस होता है वो डिपेंड करता है कि कितना आपको इफेक्ट कर रहा है, वो कितना आपको इफेक्ट कर रहा है, वो मेरा क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, इफेक्टिवनेस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया एफिशिएंसी के बारे में और इफेक्टिवनेस के बारे में, और इससे पहले हमने डिस्कस किया जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में, कि हमारा जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है, म्यू जो होता है, और म्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है, मतलब एट द इन्वर्जन पॉइंट पर हमारी म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए हमारी म्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, एट द हाई टेम्परेचर पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना जो थ्योरिकल पोर्शन था यूनिट 4 का वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारे एक क्लास बच जाती है जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तो हमारी जो कल क्लास होगी उसमें हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।